आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसान आंदोलन चल रहे हैं और हम बात करेंगे कि कैसे हरित क्रांति ने पंजाब हरियाणा को बेनिफिट किया। आपको पता ही है कि पंजाब हरियाणा के किसान बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम ग्रीन रेवोल्यूशन, पंजाब हरियाणा, इन सब की बात करेंगे। जबरदस्त लेक्चर होने वाला है, गजब की इंसाइट आपको मिलने वाली है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया के लिंक्स कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। मेरे इंस्टा पे तो मैं आ ही गया हूँ। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पहले समझो। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, हरित क्रांति, बहुत सारे रेवोल्यूशन आए हैं 1947 में। देखो, एग्रीकल्चर के बारे में पहले समझ लो। कृषि जो है, दुनिया की सारी बड़ी सभ्यताएं, इनफैक्ट जो अभी देश है ना, वो कृषि की ही वजह से है। एग्रीकल्चर है तो देश है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो जो नेचर पे डिपेंड रहता है। प्राइमरी सेक्टर से ही सब कुछ निकलता है। जीडीपी एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में डिवाइडेड है। चाइना और भारत में कंपेयर करो, छोड़ो अभी कंपेयर तो हम बाद में करेंगे। पहले आप इतना समझो कि प्राइमरी सेक्टर इज एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आज एग्रीकल्चर से कृषि सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन है। किसानी जो है ना, ये सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन है और इसी से ही देश प्रोग्रेस किए। लेकिन दिक्कतें ज्यादा हैं, दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। अब दिक्कतें ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर और कंकरेंट लिस्ट में एग्रीकल्चर आता है। अब भारत जब, तो स्टेट वाइज वेरी करता है वो। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कुछ राज्य एग्रीकल्चर के कारण बहुत डेवलप हो गए और कुछ इतना डेवलप नहीं कर पाए। अब हमारी कहानी शुरू होती है। देखिए, पहले तो हम एग्रीकल्चर की वजह से भारत की पूरी दुनिया में अगर बात करें, जीडीपी में 1/3 भारत अकेला कंट्रीब्यूट करता था। हमारा कमर्शियल क्रॉप्स, राबी, जैद, सारे क्रॉप्स गजब थे। लेकिन फिर आ गए ब्रिटिशर। ब्रिटेन ने कमर्शियल क्रॉप्स पे ज्यादा फोकस किया। टोबैको उगाओ, इंडिगो उगाओ, कॉटन उगाओ। खाएंगे क्या किसान? उनको फर्क नहीं थी। बहुत सारे सेटलमेंट्स लेके आए। रेवतवाड़ी सिस्टम लेके आया, महालवाड़ी सिस्टम लेके आया, परमानेंट सेटलमेंट लेके आए। बहुत सारे सिस्टम लेके आए कि किसी तरीके से ये लैंड रिफॉर्म। देखिए, एग्रीकल्चर, खेती आप करेंगे कहां? जमीन पे करेंगे तो लैंड चाहिए ना। अब ये जो लैंड, ये जमींदार के पास होते थे। अब जो छोटे किसान होते थे, पहले जमींदार जो है भयंकर तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे। कुछ जमींदार बहुत अच्छे भी थे, लेकिन कुछ एक्सप्लॉइट करते थे कि आपने मतलब आपने कुछ जमीन रख के, मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है, कुछ जमीन गिरवी रख दे, कुछ भी। तो अब जमींदार जो है बेसिकली आपको पैसे देते, तो अगर आप पैसे नहीं चुका पाए तो वो आपकी जमीन अमीन सब गिरवी। कहने का मतलब है जबरदस्त एक्सप्लॉइटेशन था। भारत आजाद होता है। जब भारत आजाद हुआ तो भारत की जीडीपी नेगेटिव में, भारत बिल्कुल गरीब। ब्रिटिशर पूरा लूट के ले गए थे। हमारे पास प्रैक्टिकली कुछ नहीं बचा था। देश बोल रहे थे कि ये भारत चलेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम चले। 5 ईयर प्लान्स आए। पहले के 2 5 ईयर प्लान्स इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस थे। यही बहुत बड़ी दिक्कत है। चाइना ने अपना पूरा फोकस कर दिया एग्रीकल्चर पे। शुरू से उन्होंने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, स्टेप बाय स्टेप चले। हमने अपना शुरू से ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर पे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना था। अभी अगर देखिए, एग्रीकल्चर में हमारे प्रोडक्टिविटी की कोई कमी नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्टिविटी में भारत नंबर 1 है, क्योंकि भारत इज अ गिफ्टेड नेशन। 7 तरीके की सॉइल होती है, वो भारत में आपको मिलेगी। फर्टाइल है भारत, नदियां हैं यहाँ पे। भारत में नदी है, लैंड है, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट बेहतरीन है, तो इसलिए भारत इज अ गिफ्टेड नेशन। तो यहाँ पे कृषि फलेगी ही फूलेगी यार। एक क्रॉपिंग सीजन हमारा जून से जुलाई तक होता है। 3 तरीके के क्रॉप है, राबी, खरीफ और जैद। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, राबी खरीफ का सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन कब होता है? मैंने कई बार बताया है। तो भैया, आप ये समझो कि भारत में प्रोडक्टिविटी बम्पर होती है। चावल की प्रोडक्टिविटी, वीट की, हम नंबर 1 है। दूध की बात करें, नंबर 1 है हम। पूरी दुनिया में फल फ्रूट, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आउटपुट कम है। देश की 60%, 50% यानी कि आधी से ज्यादा जनता जो है वह एग्रीकल्चर में है, खेती कर रही है। लेकिन आउटपुट इज 17 से 18%। अभी आउटपुट आप प्रोडक्टिविटी से मत लिंक करिएगा। प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन भी तो दिक्कत करता है ना। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, मार्केट प्राइस कम हो गए हद से ज्यादा। भाई मान लो कि कोई मास्क, अगर एक है मास्क, ठीक है, और उसके 100 खरीदार है, तो उसकी प्राइस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर 1000 मास्क आ गए और उसके खरीदार कम है, मतलब खरीदार कम है, तो फिर प्राइस गिरेंगे। तो प्रोडक्टिविटी, डिमांड एंड सप्लाई पे हर एक चीज, इकोनॉमी पूरी डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलती है, ठीक है, और प्राइस भी इसी से ही डिटरमाइन होते हैं। तो हम प्रोडक्टिव
बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ये 1965 ग्रीन रेवोल्यूशन के ही कारण हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन पहले मेक्सिको फिलीपींस में आ चुका था। हमने वीट पे वहां पे ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट देख लिया था। अब हुआ क्या कि जब हम आजाद हुए, तो जब हमारे युद्ध हुए पहले चाइना से और पाकिस्तान से, 1965 में ये अमेरिका हमको बिल्कुल थर्ड क्वालिटी के वीट जो है वो दे रहा था। थर्ड क्वालिटी के वीट दे रहा था और बार बार धौंस दिखाता था कि तुम ऐसा है, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुमसे ये वापस लेंगे, फलाना धमाका। लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री, तो उन्होंने बोला ले जाओ तुम अपने वीट, अब हम बताते क्या करेंगे। उन्होंने अपील की घर घर में खेती करो, और वहां से ग्रीन रेवोल्यूशन का आइडिया शुरू होता है। नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। तो ऑलरेडी मेक्सिको में बहुत ज्यादा ये क्या कहते हैं कि बड़ा सक्सेस था। 1965 के बाद हमने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया, हरित क्रांति शुरू किया। अब जब हमने हरित क्रांति शुरू की, तो ये वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा बहुत ज्यादा इससे क्या कहते हैं, बड़ा इनको एडवांटेज मिला, बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए, पंजाब की बात करें तो ये लैंड ऑफ 5 रिवर्स है, हाईली फर्टाइल। हरियाणा में कैनाल सिस्टम, हरियाणा पंजाब दोनों जगह ही जबरदस्त है। ठीक है, वेस्टर्न यूपी में भी भाई गंगा भी, वेस्टर्न यूपी में भी काफी नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि खेती कहां हो सकती है। वैसे आपको अगर लैंड की बात करें तो भारत की बहुत बहुत ज्यादा लैंड है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अगर बात करें तो 328 मिलियन हेक्टेयर्स है। इसमें नेट सोन एरिया हमारा 142 मिलियन हेक्टेयर्स है। क्रॉप्ड एरिया 190 मिलियन हेक्टेयर्स है। ठीक है, और इसमें राइस, वीट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। राइस की बात करें तो बहुत ऊपर जाता है ये, और वीट की, राइस और वीट हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हम सेल्फ सफिशिएंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन के सबसे बड़ा एडवांटेज ये था ना कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हमको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। पहले फेमाइंस आते थे, भुखमरी होती थी, अब आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे कि क्योंकि हमारे पास प्रॉपर प्रोडक्टिविटी है, हमारे पास हद से ज्यादा अनाज है जो कि सड़ रहा है, कई बार तो सड़ जाता है गोदामों में, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, और इसीलिए हम फूड सिक्योरिटी भी देते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जब शुरू हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटी, क्योंकि हमको यह पता चल गया कि ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि ना ही हमको दुनिया तो सपोर्ट करेगी नहीं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में शुरू करो। तो अब दोस्तों यही था कि ग्रीन रेवोल्यूशन, सबसे बड़ी बात यही थी कि देखिए फार्मर जो थे वो डिस्ट्रेस में थे, बहुत ज्यादा फेमाइंस आते थे, तो इसीलिए सबसे पहले इसको खत्म करो। फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा होती थी, जमींदार जो थे वो काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, इसको खत्म करो। उस समय क्या था भाई, बैंक तो थे नहीं, तो अगर किसान को पैसा चाहिए तो इन्हीं जमींदार के पास जाता था। अभी जबरदस्त इंटरेस्ट लेते थे, और जब किसान वापस नहीं लौटा पाता था तो उसकी पूरी जमीन ले लेते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। तो बाद में RRBs बने, रीजनल रूरल बैंक्स बने, नाबार्ड बना। ठीक है, हालांकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑलरेडी बन गई थी, IADR 1961 में। APMC आई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, और MSP भी आया, ये सब आए। APMC क्या है, इसीलिए ये बेसिकली आप सबको अगर इंक्लूड करें तो किसानों की हेल्प करने के लिए, फार्मर डिस्ट्रेस में ना रहे, डिस्ट्रेस सेल को बचाया जा सके। तीसरा, सेल्फ सफिशिएंट हमको बनना था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने थे। और चौथा, हाई यील्ड वैरायटीज, ये क्रॉप हमको चाहिए थे। तो नॉर्मल बोरलॉग है, नोबेल पीस प्राइज इनको ऑलरेडी मिल चुका था, और इस पे ये आए, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया, हजारों करोड़ों लोगों की इन्होंने जान बचा ली। नॉर्मन बोरलॉग जबरदस्त इंसान, PhD थे, और इन्होंने फिर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई यील्ड वैरायटी क्रॉप कैसे उगाएं, ट्रैक्टर अप्रोच, इरिगेशन को बदला, ये सब ग्रीन रेवोल्यूशन में आया। ग्रीन रेवोल्यूशन में हम प्रॉपर लेक्चर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एक कलेक्टिव एफर्ट था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में पंजाब और हरियाणा बहुत ज्यादा बेनिफिट किए। सबसे ज्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। तो जैसे अगर पूरे भारत की बात करें तो बाकी के किसान शायद इतना बेनिफिट नहीं हुए हों, लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बम्पर प्रोडक्शन हुई बेटा, बम्पर प्रोडक्शन। अमेरिका की रॉकफेलर फाउंडेशन ने, इसकी हेल्प से हमारे यहां ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो शुरू हुआ। और जैसा कि मैंने बताया कि 1960 पहला फेज, और मिड 75 मतलब 80 के बाद दूसरा फेज, 2 फेज में शुरू। अब तीसरे ग्रीन रेवोल्यूशन की भी जरूरत है ना। ये सब कुछ हुआ, तो अब प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन जो था वो बहुत तेजी से बढ़ा। 1965-66 में जब शुरू हुआ 25% से बढ़ा, और लगातार ये बढ़ता गया। थर्ड 5 ईयर प्लान जब आया तो हमने थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे भी फोकस किया, और धीमे धीमे हमने सेल्फ सफिशिएंसी अटेन कर ली।
अब दोस्तों हम बात करते हैं, इसमें वीट का जबरदस्त प्रोडक्शन हुआ। वीट की बात करें तो सीधा 11 मिलियन टन हम प्रोड्यूस करते थे, लेकिन ये 71.3 मिलियन टन 2000 आते आते 2000 आते आते ये 71.3 मिलियन टन, यानी कि हमने 6 गुना ज्यादा वीट का प्रोडक्शन किया है। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान 1960s में जहां 11 मिलियन टन था, 2000 आते आते 1990s आते आते 71 मिलियन टन पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये है, और उसके बाद ये हर साल लगातार बढ़ता रहा। ऐसे ही राइस का भी हुआ, 35 मिलियन टन हम प्रोड्यूस करते थे, लेकिन नाइन्थ प्लान यानी कि 1990s आते आते ये 87 मिलियन टन में पहुंच गया, 3 गुना ज्यादा। और ये हर साल बढ़ रहा है। क्रॉप ने कमाल का, और सिर्फ यही नहीं, राइस, वीट, सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर केन, ये सब जो है तेजी से ऊपर गए ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। अब इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो पंजाब को हुआ। पंजाब को क्यों हुआ? पंजाब को इसलिए हुआ क्योंकि पंजाब इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। 5 नदियां जो हैं वो पंजाब से होके गुजरती हैं, और पंजाब कृषि में आज से नहीं बहुत वक्त से डेवलप है। पंजाब में इरिगेशन आप 3 तरीके से करेंगे, एक होता है कैनाल, एक होता है टैंक, और एक होता है आपका ट्यूबवेल। पंजाब में किसान अमीर थे, अब इन सारी चीजों के लिए अमीर किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। यहां पे पंजाब में क्या हुआ कि अमीर किसानों ने छोटे किसानों की भी हेल्प की, प्लस सरकार एमएसपी जो है वो वीट और राइस पे अनाउंस करती है। आपको बता दूं, मतलब गारंटी देती है। एमएसपी पे मैंने पूरा सेपरेट लेक्चर आप देखिएगा। वैसे 23 क्रॉप्स पे एमएसपी दी जाती है, लेकिन गारंटी खाली वीट एंड राइस पे होती है, यानी कि सरकार वीट एंड राइस तो उगाएगी ही उगाएगी। पंजाब और हरियाणा वीट और राइस में हमेशा नंबर 1 रहते हैं। पंजाब में इरिगेशन सिस्टम कमाल का है। यहां पे आपको कैनाल्स मिलेंगे। कैनाल का भाई सतलज यमुना लिंक कैनाल, सिरहिंद कैनाल, मधोपुर हेडवर्क्स, इंदिरा गांधी कैनाल, बुद्धा नाला, ये सब आपको यहां पे मिलेंगे। ठीक है, और ये जो नदियां हैं, ये जो 5 नदियां हैं, ठीक है, सतलज, झेलम, चिनाब, राबी, 20 दोआब बनाती हैं, इस पूरे एरिया को हाईली फर्टाइल रीजन बनाती हैं, बहुत ही ज्यादा। तो यहां पे आप देखेंगे मोगा हो गया, ये फिरोजपुर हो गया, तरन तारन हो गया, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, ये पूरा बेसिकली पूरा पंजाब जो है हाईली फर्टाइल है, जिसकी वजह से यहां पे खेती जबरदस्त होती है। एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा फेवरेबल है। तो यहां के किसान जो है ये सारी चीजों ने की पंजाब में बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप। फिर सरकार ने यहां पे थोड़ा ध्यान भी दिया भाई, क्योंकि प्रोडक्टिविटी शुरू में ही यहां से थी। देखिए पंजाब आज से नहीं, इतिहास भी अगर आप पंजाब का देखें ना भैया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये एरिया पूरा कवर ही था। तो इतिहास में अगर आप देखें तो पंजाब जो है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रहा है, और यहाँ के किसान बड़े जबरदस्त रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इतिहास है, तो इनको पता भी है। देखिए किसानी में ना ये भी है ना कि आपको कितना पानी यूज करना है, और आइडिया होना चाहिए बेसिकली आपको फार्मिंग का। सबसे बेहतरीन यहाँ के किसान है। ठीक है, और वीट एंड राइस में कोई मुकाबला है ही नहीं। साथ ही साथ सरकार ने भी थोड़ा यहाँ पे ध्यान दिया, एमएसपी सरकार ने वीट एंड राइस पे लेना शुरू किया। ठीक है, अब दोस्तों अगर ये आप देख सकते हैं, ये है पंजाब के किसान, ये बहुत खुश हैं, लेकिन अगर दूसरे देशों की बात करें तो वहां पे ऐसी हालत नहीं है। इसीलिए प्रोटेस्ट वैसे तो पूरे देश के फार्मर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फार्मर कुछ चीजों का सपोर्ट भी करा। ये मंडी सिस्टम है पंजाब में, ये देख सकते, ये देखिए ऐसे मंडियां लगती हैं। ठीक है, देख सकते हैं ना, गेहूं है, ये वीट है, तो ऐसी जो है ये मंडियां लगती है, और यहां पे फिर खरीद होती है ना। अब दोस्तों कैनाल सिस्टम कमाल का है, स्पेशली सतलज यमुना लिंक कैनाल जो है, आपको इस तरीके के सिस्टम पूरे पंजाब में मिलेंगे। तो भाई इरिगेशन के लिए बहुत बढ़िया है, पानी की कमी नहीं रहती ना। पंजाब में कभी भी पानी की कमी रहती नहीं है। पिछले 10-20 सालों से लगातार खेती में पंजाब और हरियाणा नंबर 1 बने हुए हैं, लगातार। अब मैन पावर भी यहां पे बहुत बढ़िया, क्यों? क्योंकि देखिए जो लेबर है भाई, किसान विदाउट मैन पावर तो होगी नहीं। लेबर कहां जाएगा? आपको जहां प्रॉफिट है, आप उसी शहर में काम करोगे ना जहां पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। बाकी शहरों के मुकाबले, बाकी स्टेट के, राज्यों के मुकाबले यहां पे बहुत बढ़िया है, प्रोस्पेक्ट है, यहां का एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल है, किसानों को अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो इसीलिए मैन पावर, लेबर भी यहीं पे ही जाते हैं। यूपी बिहार के लेबर आपको ज्यादातर मिलेगा, वो यहां पे ही जाएंगे और मदद करेंगे। तो ये कमाल की बात है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना, किस तरीके से रिवर सिस्टम आप देखिए, ये देखिए झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और 20, ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है ये पंजाब को पानी देती हैं।
तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि जबरदस्त है। अब दोस्तों खैर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि पंजाब की अगर बात करें, देखिए अगर हम नेशनल लेवल की बात करें, और ये देखिए हरियाणा के भी साथ भी यही है, नेशनल लेवल की बात करें तो हमारा जो एवरेज सोन एरिया है, नेट सोन एरिया की बात कर रहे हैं, वो 1.17 हेक्टेयर है। ठीक है, एवरेज सोन एरिया मतलब एक एवरेज किसान ये 1 हेक्टेयर पे खेती करता है। पंजाब में पता है, पहले आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा में है ये 1.42 हेक्टेयर, यानी कि इससे ज्यादा हमारे एवरेज सोन एरिया से ज्यादा हरियाणा में, और पंजाब में है ये 2.14, यानी कि दुगना। एक किसान के पास यहां पे ज्यादा जमीन है, दुगनी जमीन है। ठीक है, तो फार्मर ओन्स एंड कल्टीवेट इन पंजाब 2.1 हेक्टेयर नेट सोन एरिया, एवरेज कितना है 1.17। ठीक है, इनकम की बात करें तो इनकम भी अगर एवरेज की बात करें 1.7 लाख, ये एवरेज है। और अगर हरियाणा की बात करें, ये देश की एवरेज है 1.7 लाख, ये एवरेज इनकम है फार्मर की। ठीक है, साल की एनुअल नेट इनकम पर कल्टीवेटर, तो एक कल्टीवेटर को इतना मिलता है। तो अगर एवरेज 1.7 लाख है, हरियाणा में पता है कितनी है 3.44 लाख, यानी कि 3 गुना। पंजाब में 6 गुना है 5.31 लाख पर कल्टीवेटर। अब दोस्तों इसीलिए तो दिक्कत हो रही है जब पंजाब और हरियाणा, अब ऐसा इसलिए भी है सरकार एमएसपी पे व्हीट एंड राइस खरीद लेती है। अब एमएसपी हर साल बढ़ता रहता है तो अच्छी खासी पैसे मिलते हैं मतलब इन पंजाब के किसानों को। ठीक है, क्योंकि एमएसपी पे पूरा व्हीट एंड राइस चला जाता है, बाकी क्रॉप पे इतना ज्यादा नहीं है। अब हो क्या रहा है कि जब बाकी के राज्य देख रहे हैं कि भाई व्हीट एंड राइस पे एमएसपी मिल रहा है और यहां पे पंजाब हरियाणा इतना बढ़िया कर रहे हैं, बाकी के राज्य भी दूसरे क्रॉप को छोड़ के वो व्हीट एंड राइस उगा रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, हिंदू में एक बेहतरीन आर्टिकल था, आप जरूर पढ़िएगा, बियॉन्ड एमएसपी। पंजाब को अब एमएसपी से आगे सोचने की जरूरत है। राइस प्रोडक्शन पता कितना है मध्य प्रदेश में? 14% से राइस कर रहा है, झारखंड में हर साल 10% से, बिहार में 7% से। तो एवरेज राइस प्रोडक्शन जो है, और वीट की भी यही हालत है। ठीक है, वीट की भी यही हालत है। तो ये स्टेट, बाकी के स्टेट भी वीट एंड राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पंजाब और हरियाणा ने तो बहुत ज्यादा बेनिफिट किया, लेकिन दोस्तों अब चीजें वैसी नहीं दिख रही हैं। क्यों? अब हमको हमेशा यह बोला जाता है कि आपको क्रॉप पैटर्न बदलने की जरूरत है, आप दूसरे क्रॉप्स उगाते रहो। भारत को अगर फार्मर की इनकम डबल करनी है तो उसमें बहुत बड़ी चीज है कि आप क्रॉप पैटर्न को बदलिए। ठीक है, अब क्रॉप पैटर्न की बात करें, क्रॉप पैटर्न का मतलब यह है कि फ्लोरिकल्चर पे बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है, देखिए एमएसपी तो खाली व्हीट एंड राइस पे दिया जाता है, लेकिन जो फल उगाते हैं, जो फूल उगाते हैं, जो डेयरी, वो भी तो चाहेंगे ना कि उनको भी एमएसपी मिले, लेकिन उनको मिलता नहीं है। तो सरकार ये यूनिफॉर्म करे, लेकिन सरकार कैसे करे, इतना पैसा भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप बात करते हैं तो यहां पे क्रॉप पैटर्न, क्रॉप को बदलना पड़ेगा। आप कमर्शियल क्रॉप उगाओ, ज्यादा होगा, उसमें ज्यादा पैसा है। लेकिन यही व्हीट एंड राइस के चक्कर में हर किसान जो है, पंजाब और हरियाणा का मॉडल ऐसा है कि वहां पे इतना ज्यादा पैसा जनरेट हुआ, यही होगा। अब ये इतना, अब मैं आपको बता दूं इसमें दिक्कतें क्या है। पहली बात तो यह है कि भारत का अब फूड पैटर्न बदल रहा है। भारत जो है अब व्हीट और राइस इनटेक जो है ना पर कैपिटा, वो हमारा कम हो रहा है। तो अब कब तक व्हीट एंड राइस उगाते रहोगे? दूसरी चीज दोस्तों ये है कि वाटर, देखिए किसान को ये नहीं पता होता कि कितना ज्यादा पानी उसको देना है। पंजाब में वाटर लेवल जो है वो काफी नीचे चला गया है, और ऐसा बोला जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा दोनों ही दे विल रन आउट ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर, क्योंकि ग्राउंड वाटर से ही पूरा इरिगेशन होता है, पूरे खेत को ग्राउंड वाटर से ही जोता जाता है। आप जमीन से पानी निकालते खेतों में पानी देते हैं। कब तक ऐसा होगा? आपको पानी कितना चाहिए ये भी तो जरूरी है। फिर एक एनवायरमेंट इशू भी है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि देखिए लेवल जो है ना पानी का वो बहुत कम हो गया है। एनवायरमेंट इशू भी है, स्टबल बर्निंग, भाई पैडी कल्टीवेशन जब होती है तो उसके बाद रेसिड्यू जो है वो छूट जाता है। अब ये नए लॉ में क्या आया है कि अगर आप स्टबल बर्निंग करेंगे तो आपको हम सजा देंगे, आपके ऊपर फाइन, आपको जेल भेजा जाएगा। किसान इस पे आंदोलन कर रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए। तो यहां पे स्टबल बर्निंग भी एक इशू है कि पैडी कल्टीवेशन के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है उसको जला दिया जाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन फैलता है। आप समझ रहे हैं? अब हालांकि किसान इसमें बहुत ज्यादा जॉब्स भी मिली है, लेकिन अब हमको पैटर्न शिफ्ट करने की भी जरूरत है। दिक्कतें काफी ज्यादा भी हैं, ऐसा नहीं है। देखिए पंजाब और हरियाणा के किसान को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, लेकिन करेंट प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, तो उन सबको एड्रेस करना पड़ेगा। अब देखिए
लैंड होल्डिंग, एक स्मॉल फार्मर जो है उसके पास इतना लैंड नहीं होता है, सीड की दिक्कत है। प्रेजेंट प्रॉब्लम की बात करें तो एक तो लैंड होल्डिंग्स की प्रॉब्लम है, लैंड रिकॉर्ड्स अभी तक डिजिटाइज नहीं हुए हैं, लैंड रिफॉर्म्स भी नहीं आए हैं। भारत के पास एरेबल लैंड, सोन लैंड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको प्रॉपर हम यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं, और ज्यादातर हम व्हीट और राइस पे ही फोकस करते हैं। बाकी जो लैंड है हम उसको और कमर्शियल क्रॉप्स के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें इतना ज्यादा प्रॉफिट है उस पर इतना ध्यान ही नहीं जाता। सीड गुड क्वालिटी का हमको नहीं मिलता, फिर फर्टिलाइजर बायोसाइड का एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, अब देखिए एवरेज यील्ड जो है ना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के पास पोटेंशियल है कि 650 मिलियन टन रूरल में और 160 मिलियन टन जो है वो अर्बन में वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम इसको फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। फर्टिलाइजर मैन्योर कितना डालना है, फर्टिलाइजर कितना यूज करना है, कई बार बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है जिसकी वजह से फसल भी खराब हो जाती है। तो पहले तो किसान को अवेयर करने की भी जरूरत है, उसको पढ़ाई देनी चाहिए, पढ़ाना चाहिए। किसानी के लिए एक प्रॉपर अलग स्कूल बना दो, एक यूनिवर्सिटी बना दो, ताकि उनको बताओ कि भैया ये करना है, तुमको दिक्कत है। ठीक है, बस फिर स्टोरेज फैसिलिटीज की भी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, स्टोरेज फैसिलिटीज की भी, कि भाई देखो जैसे टमाटर है वो पेरिशेबल है। पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाएंगे, दूध हो गया, टमाटर हो गया, टमाटर को आप ज्यादा वक्त तक ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो खराब हो जाएगा। तो उसको आपको स्टोर करना पड़ेगा ना, फ्रीजर चाहिए, मतलब फ्रिज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, फ्रिज चाहिए, वो भी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम है। चाइना ने हाईवे बना बना के ये सब चीजें उसको सही कर लिया, वहां पे एग्रीकल्चर का आउटपुट बहुत ज्यादा है। भारत में प्रोडक्शन तो बम्पर है लेकिन आउटपुट इतना ज्यादा नहीं है, तो इन सारी चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। ये कुछ करंट प्रॉब्लम्स है। तो फिलहाल पंजाब और हरियाणा वाकई में जबरदस्त बेनिफिट किए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि क्रॉप पैटर्न को भी बदला जाए। अब अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं दोस्तों, ये 3 लॉस के ऊपर, मेरे हिसाब से इसमें कुछ अच्छी चीजें भी कुछ बुरी चीजें भी हैं। एमएसपी के बारे में दिक्कत है, एमएसपी के बारे में किसान बोले कि एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा, प्राइवेट मंडी जाएंगे, बिल्कुल कह रहा हूं, उनका सही भी है। तो भाई सरकार को इसमें लिख देना चाहिए, चीजों पे उनको तैयार हो जाना चाहिए। अब फिलहाल किसान और सरकार बैठे, जो अच्छी चीजें हो उसको आगे लेके जाए और जो बुरी चीजें हो वो हटा दें। यही दोस्तों, यही सोल्यूशन है। फिलहाल आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैंने इसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात नहीं की, एपीएमसी की बात नहीं की, उसमें मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, ज्यादा कंफ्यूज मुझे आपको नहीं करना है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।